हेलो दोस्तों, आज हम लोग संविधान की जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने कल देखा था भारत शासन अधिनियम के बारे में। भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि हम लोगों ने कल संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का कार्यकाल के जो बारे में है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसके बारे में हम लोगों ने कल देखा था। यानी संघीय व्यवस्था के देखा था, यानी कि संघीय व्यवस्था यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा ही संघीय व्यवस्था कहा जाता है। और राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने देखा था, यानी कि जो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे, जो तो उस समय जो राज्य के मुखिया हुआ करते थे वो गवर्नर होते थे। और जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत प्रांत को जब राज्य का दर्जा दिया गया तो वही जो गवर्नर हुआ करते थे उसी को यानी संवैधानिक मुखिया बना दिया गया। यानी कि ये दोनों ये सभी 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो कल हम लोगों ने संघीय व्यवस्था और राज्यपाल का जो लिया गया है उसको देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे शक्तियों का वितरण की सूचियाँ। यानी कि हम लोगों ने देखा कि यानी जहाँ भी किसी भी देश में अगर संघीय व्यवस्था है तो वहाँ पर दो सूचियाँ तो जरूर होगी। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर दो सूचियाँ तो जरूर होगी, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। यहाँ पर लिख, एक संघ सूची और एक राज्य सूची। लेकिन भारत में तीन सूचियाँ है, एक संघ सूची, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। यानी कि जहाँ भी संघीय व्यवस्था होगी वहाँ पर दो संघ तो जरूर, दो बॉडी तो जरूर होगी, एक संघ और एक राज्य। तो उसी तरह से ये भारत में भी एक संघ सूची है और राज्य सूची है, और भारत में एक अलग से समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची। तो हम लोग देखते हैं संघ सूची, यानी कि इसमें जो विषय दिए गए हैं, जो संघ सूची है, जो संघ सूची है इसमें 98 विषय दिए गए हैं। जो संघ सूची है इसमें 98 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में 59 विषय, और जो समवर्ती सूची है इसमें 52 विषय दिए गए हैं। यानी कि संघ सूची मतलब इस पर अगर कानून बनाना होगा तो केंद्र द्वारा बनाया जाएगा। और राज्य सूची मतलब अगर इस पर कानून बनाना होगा, यानी 59 विषय पर अगर कानून बनाना होगा तो राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची मतलब राज्य और केंद्र दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो देखते हैं संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं। संघ सूची यानी कि इस पर जैसे रेलवे हुआ, नागरिकता हुआ, सैनिक हुआ, डाक हुआ, यूपीएससी हुआ। यानी कि जैसे रेलवे हुआ, नागरिकता हुआ, सैनिक हुआ, डाक हुआ, यूपीएससी हुआ, मतलब कि 98 विषय ऐसे हैं जिस पर संघ कानून बना सकता है। जैसे रेलवे के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, कब अगर जब भी कानून बनेगा तो वो केंद्र द्वारा ही बनाया जाएगा, ना कि किसी राज्य द्वारा बनाया जाएगा। और सैनिक है तो ये नहीं है कि अलग अलग सैनिकों के लिए अलग अलग जो प्रावधान है वो नहीं होगा, यानी कि जो केंद्र लागू करेगा कानून वही लागू होगा सैनिक के लिए भी। यानी कि रेलवे, नागरिकता, सैनिक, डाक और यूपीएससी यानी कि 98 ऐसे विषय हैं जिस पर केवल कानून बनाएगा तो वो संघ बनाएगा। और जो राज्य सूची है तो इसमें जैसे भूमि हुआ, पुलिस हुआ, लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग, जैसे कानून हुआ। यानी कि हम लोगों ने देखा जैसे भूमि है तो भूमि में जैसे कहीं पर एकड़ मापा जाता है, कहीं पर बीघा कहा जाता है, यानी कि अलग अलग जैसे अपने अपने राज्य के हिसाब से इसको मापने की विधियां हैं। यानी कि इस पर कानून केवल राज्य बना सकता है। और जैसे पुलिस हुआ तो पुलिस पर कानून बनाएगा अलग अलग, जो जितने भी राज्य हैं अपने अपने हिसाब से बनाएंगे, ना कि इस पर केंद्र कानून बनाएगा। जैसे पुलिस मान लीजिए, जैसे राजस्थान की जो पुलिस है इसका जो ट्रेनिंग होता है लगभग 2 साल होता है। और जो गुजरात की पुलिस है, जो गुजरात की पुलिस है इसका जो ट्रेनिंग होता है लगभग 5 साल होता है। तो जब राजस्थान की ट्रेनिंग होते है इस समय इन लोगों को 15 से 16 हज़ार वेतन मिलता है।
और जब गुजरात की 5 साल ट्रेनिंग होती है तो इनको जो वेतन मिलता है 11 से 12 हज़ार। तो ऐसा इसमें अंतर देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो राज्य है अपने अपने हिसाब से अपना अपना कानून अलग अलग बनाते हैं, तो इसलिए ऐसा देखने को मिलता है। यानी कि जो राज्य है अपने अपने राज्य के जो सूची दिया गया है उसके विषय में बनाएंगे। और तीसरा जो समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे वन हुआ, शिक्षा हुआ, वन, शिक्षा और शादी हुआ, तलाक हुआ। अगर इस पर कानून बनाना होगा तो समवर्ती सूची में 52 विषय दिए गए हैं। अगर इस पर कानून बनाना होगा तो केंद्र, संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। जैसे व्यापार भी हुआ। यानी कि जैसे शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा के बारे में देखते हैं तो केंद्र स्तरीय भी होता है और राज्य स्तरीय भी होता है। यानी कि केंद्र भी इस पर कानून बना सकता है और राज्य भी इस पर कानून बना सकता है। तो हम लोगों ने देखा 3 सूची के बारे में, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 98 विषय दिए गए हैं जिस पर कि केवल केंद्र कानून बना सकता है, और राज्य सूची इस पर केवल राज्य कानून बना सकता है। और समवर्ती सूची जो कि इसमें 52 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। तो हम लोगों ने संघीय व्यवस्था देखा, राज्यपाल का जो है वो देखा और शक्ति का वितरण देखा। और अब देखते हैं न्यायपालिका का ढांचा। यानी कि न्यायपालिका का ढांचा, जो भारत में न्यायपालिका है वो एकल न्यायपालिका है। जो भारत में न्यायपालिका है एकल न्यायपालिका है। यानी कि जो सबसे नीचे आता है, जो कोर्ट आता है सबसे अधीनस्थ न्यायालय, जो सबसे नीचे कोर्ट आता है उसको अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं। और इसके जो ऊपर होता है हाई कोर्ट होता है, और सबसे जो ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट होता है। यानी कि कोई भी केस होगा, चाहे कोई भी अगर केस होगा तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में ही आएगा, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ये अपीली न्यायालय हैं। और इसमें अधीनस्थ न्यायालय में भी दो कोर्ट आते हैं। इसमें भी अधीनस्थ न्यायालय में भी 2 कोर्ट आते हैं, एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। यानी कि जो अगर केस कोई भी केस अगर आएगा तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में ही आएगा। और इसमें भी दो पार्ट है, 2 कोर्ट है, यानी जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय। चाहे कैसा भी केस होगा सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में ही आएगा और उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, जो कि ये दोनों कोर्ट है अपीली न्यायालय हैं। तो सबसे पहले देखते हैं केस कितने प्रकार के होते हैं। तो केस 2 प्रकार के होते हैं। केस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक केस होता है सिविल केस, अभी हम केवल स्रोत पढ़ रहे हैं। अभी हम भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो स्रोत लिए गए हैं बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और जो न्यायपालिका है वो अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे। ये बस स्रोत है। तो केस असल में 2 प्रकार का होता है, एक सिविल केस होता है और एक फौजीदारी केस होता है। एक होता है सिविल केस। सिविल केस मतलब जैसे क्षतिपूर्ति की जा सकती है, जैसे शादी हुआ, तलाक हुआ, जैसे भूमि संबंधी होगा उसको सिविल केस में अंतर्गत रखते हैं। और जो फौजीदारी केस है, जैसे किसी का हत्या हुआ, अगर हत्या हुआ, रेप हुआ,
तो इसको फौजीदारी केस में रखते हैं। यानी कि कोई भी केस होगा तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में आएगा। और जो ये सिविल केस है इसका संबंध जिला न्यायालय से है। यानी कि जो क्षतिपूर्ति की जा सकती है वो जिला न्यायालय से संबंध है। और जो फौजीदारी केस है, जो जैसे हत्या हुआ, रेप हुआ, अगर इसकी जांच करनी होगी तो सत्र न्यायालय के अंतर्गत रखा जाता है। यानी कि जो जिला न्यायालय होता है इसमें जो बैठता है उसको जज कहते हैं, और जो सत्र न्यायाधीश में न्यायालय में जो बैठता है इसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि जिला न्यायालय का काम होता है सिविल केस को देखना। यानी जैसे शादी हुआ, विवाह हुआ, भूमि से संबंधी हुआ, वो जिला न्यायालय के अंतर्गत आता है। जिला न्यायालय इसको देखता है। और जो जिला न्यायालय में बैठता है उसको जज कहते हैं। और जो सत्र न्यायालय होता है इसमें जो बैठता है उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी केस होगा तो सबसे पहले अधीनस्थ न्यायालय में आएगा। और अधीनस्थ न्यायालय में 2 कोर्ट होते हैं, एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। जो जिला न्यायालय होता है इसमें जो बैठते हैं उसको जज कहते हैं। और जो सत्र न्यायालय होता है इसमें जो बैठता है इसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जो जिला न्यायालय होता है वह केवल सिविल केस को ही देखता है। और जो सत्र न्यायाधीश होता है फौजीदारी केस को देखता है। फौजीदारी केस में जैसे मतलब हत्या हुआ, रेप हुआ, ये फौजीदारी केस में आते हैं। और सिविल केस मतलब जिसको क्षतिपूर्ति की जा सकती हो उसको सिविल केस के अंतर्गत रखा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर अगर जाना होगा तो सबसे पहले हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट की एक मतलब पेज देता है जो जिस पर हाई कोर्ट का मुहर होता है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और लगभग जो सुप्रीम कोर्ट है यह 10 में से 9 केस को रिजेक्ट कर देता है। यानी कि यहाँ पर जाना काफ़ी मुश्किल है। यानी कि अगर 10 केस यहाँ से पास हुए और सुप्रीम कोर्ट में अगर गए तो यह 10 में से 9 को रिजेक्ट कर देगा और एक को ही सुनेगा। जैसे कि अगर जनता से अगर वो जुड़ा होगा तभी वो इस केस को सुनेगा। जैसे 3 तलाक हुआ, 3 तलाक और ये राम मंदिर का जो केस था, असल में जो जनता के द्वारा जो सभी जनता से जुड़ा होगा वही केस को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले केस 2 प्रकार का होता है, एक सिविल केस, एक फौजीदारी केस। सिविल केस के अंतर्गत जो क्षतिपूर्ति की जा सकती हो उसको सिविल केस कहते हैं। और एक केस फौजीदारी केस, यानी कि इसमें हत्या, मर्डर जैसे, रेप होप जैसे होता है तो फौजीदारी केस कहते हैं। और सबसे पहले अगर केस आएगा तो अधीनस्थ न्यायालय में आएगा। और इसमें भी दो कोर्ट होते हैं, एक जिला न्यायालय और एक सत्र न्यायालय। जो जिला न्यायालय में बैठते हैं उसको जज कहते हैं और जो सत्र न्यायालय में बैठता है उसको मजिस्ट्रेट कहते हैं। और जो जिला न्यायालय होता है वह सिविल केस को देखता है और जो सत्र न्यायालय होता है वह फौजीदारी केस को देखता है। तो हम लोगों ने इतना देख लिया। अब देखते हैं आपातकाल के बारे में। आपातकाल के बारे में आपातकाल असल में राष्ट्रपति द्वारा तीन आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। और एक होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। और एक होता है वित्तीय आपात। तो जो राष्ट्रीय आपात होता है, अगर 3 कंडीशन होगा तो राष्ट्रीय आपात, जो आपातकाल होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है पीएम के अनुशंसा पर। तो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, यानी कि ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अगर 3 कंडीशन होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला, अगर कहीं युद्ध हो जाता है भारत में तो यह राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और दूसरा, अगर बाहरी आक्रमण हो जाता है
यानी बाहरी लोग अगर आक्रमण कर देते हैं तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और जो तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, और जो तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। असल में ये सशस्त्र विद्रोह ये पहले नहीं था, पहले जो था आंतरिक अशांति था, आंतरिक अशांति। असल में ये सशस्त्र विद्रोह मतलब अगर सेना आपस में ही युद्ध जैसा मतलब आपस में ही लड़ाई कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। असल में ये सशस्त्र विद्रोह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसके पहले आंतरिक अशांति था। असल में 1975 में इंदिरा गांधी की जब सरकार आती है तो आंतरिक अशांति लगाती है, जिसकी वजह से 1977 का जो चुनाव होता है उसमें हार जाती है। और जब जनता दल की सरकार आती है तो मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं, तो तब वह 44वां संविधान संशोधन करते हैं जो कि 1978 में हुआ था, और आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर देते हैं। असल में वो उनका मानना ये था कि जो आंतरिक अशांति है ऐसा कभी ये है क्या, इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला, और सशस्त्र विद्रोह तो कभी हो भी सकता है, यानी कि सेना आपस में लड़ भी सकती है, लेकिन आंतरिक अशांति का मतलब कुछ नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ये इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, और इसको आंतरिक अशांति को इन्होंने हटाया और सशस्त्र विद्रोह को, यानी कि सशस्त्र विद्रोह को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 स्थिति में लगाई जा सकती है। पहला, युद्ध, अगर कहीं युद्ध हो जाता है भारत में तब, या बाहरी आक्रमण हो जाता है, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। जो सशस्त्र विद्रोह है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो फिर इसके आगे देखते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत ये लगाया जा सकता है, यानी कि यह केवल राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जा सकता है। तीनों जो आपातकाल है वो राष्ट्रपति द्वारा ही लगाया जा सकता है। अगर किसी भी राज्य के राज्यपाल को अगर लगे कि उस राज्य की संवैधानिक शासन अगर विफल हो गई है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। और अगर खुद राष्ट्रपति को लगे इस राज्य की संवैधानिक शासन अगर विफल हो गई है तो वह राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। संवैधानिक शासन मतलब असल में जैसे मान लीजिए कि अगर उस राज्य की सरकार अगर कोई काम करने में विफल हो रही है, जैसे पुलिस हुआ, जो शासन, जो वहाँ पर शासन हो, जो सरकार का जो काम है असल में वो पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है, जैसे ना ही रेप का केस रुक रहा है, ना ही चोरी रुक रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर राष्ट्रपति को लगेगा कि इस राज्य की संवैधानिक जो शासन है विफल हो गई है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। असल में जो राज्य का जो मुखिया होता है राज्यपाल, उसको भी अगर लगे कि इस राज्य की संवैधानिक शासन विफल हो गई है तो उसको लगा सकता है। जो देखिए राज्यपाल जो है, असल में राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल का जो नियुक्ति करते हैं यानी पीएम करते हैं। यानी सभी जो राज्य हैं, सभी राज्य में बीजेपी के राज्यपाल हैं। इससे पहले 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस के राज्यपाल सभी राज्यों में थे, लेकिन सभी राज्य में जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार नहीं है, अलग अलग है। जैसे पंजाब में कोई अलग सरकार है, केरला में अलग है, और राजस्थान में अलग अलग है। यानी कि सभी जो राज्य है वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो जो राज्यपाल है वो उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा पीएम के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। तो यानी कि जो राज्य का मुखिया है वो तो बीजेपी से संबंध रखता है, और जो सरकार है
वो तो अलग पार्टी की है। तो ऐसी स्थिति में लगातार जो राज्यपाल है उसको हमेशा लगता रहता है कि इस राज्य की संवैधानिक जो शासन है विफल हो गई है, क्योंकि वो तो बीजेपी से संबंध रखता है और जो सरकार वहाँ पर है वो अलग पार्टी की है। तो इसी कारण से यह लगभग 100 से ज़्यादा बार भी राष्ट्रपति शासन 100 से ज़्यादा बार भी लगाया गया है। यह 100 से ज़्यादा बार भी लगाया गया है, क्योंकि जो राज्य का मुखिया है वो तो बीजेपी की सरकार से है और जो सरकार है अलग अलग राज्य के वो तो अलग अलग हैं। तो जो इससे स्पष्ट होता है कि यह 100 से भी ज़्यादा बार लगाया गया है। और एक जो तीसरा है वित्तीय आपात, उसको देख लेते हैं। एक होता है वित्तीय आपात। हम लोगों ने आपातकाल के बारे में देखा। एक था राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 3 स्थिति में लगाया जा सकता है। कहीं अगर युद्ध हो जाए तो वो युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जा सकता है। और एक राष्ट्रपति शासन, अगर राज्यपाल को या राष्ट्रपति को खुद लगे कि इस राज्य की संवैधानिक शासन विफल हो गई है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और एक तीसरा है वित्तीय आपात, जो कि अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जा सकता है। अगर वित्तीय आपात यानी कि अगर कोई अलग देश को, यानी भारत से अगर किसी को लगे कि भारत को, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुकान है, इस नाम का कोई दुकान है, असल में यह मिठाई की दुकान है। यह मिठाई की दुकान है। अगर कोई व्यक्ति रोज़ आता है यहाँ पर, रोज़ आता है और कोई व्यक्ति आता है रोज़ यहाँ पर और दो मिठाई लेकर जाता है, 2 मिठाई लेकर रोज़ जाता है, यानी कि रोज़ का यह लगातार 30 दिन का यही काम है। रोज़ आता है और रोज़ 2 मिठाई लेकर जाता है। और जब यानी 31 तारीख आता है तो यह दुकानदार सोचता है कि यह आज महीने का लास्ट दिन है, आज हमको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब वो यह गया तो उस दिन भी यही काम किया, यानी 2 मिठाई लिया और फिर से वह चला गया घर और बोला इस दुकानदार से कि आज आपका पैसा नहीं, कल आपका पैसा दे देंगे। तो जो दुकानदार है, इसकी नज़र में जो मिठाई लेकर जा रहा है उसका जो वित्तीय साख है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। चाहे वो अब अगली बार आए कितना भी पैसा लेकर, लेकिन यह इसको मिठाई नहीं देगा। यानी कि जो वित्तीय आपातकाल है, ऐसी स्थिति में अगर किसी अलग देश को लगे कि भारत की जो वित्तीय साख है वो ख़त्म हो गई है तो वह राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। एक बार 1991 के दौरान ऐसी स्थिति हुई थी, जो कि IMF के पास भारत का जो सोना है गिरवी रखना पड़ा था। और उसी बीच भारत ने पहली बार नई नीति LPG को नई आर्थिक नीति को अपनाया था। यह वित्तीय आपातकाल अभी एक बार भी लगाया नहीं गया है। तो हम लोगों ने देखा संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यकाल, फिर शक्तियों का वितरण के बारे में, फिर न्यायपालिका का ढांचा, फिर आपातकाल के बारे में देखा। और कल हम लोग ये लोक सेवा आयोग ये अलग से बाद में पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जितने भी प्रावधान लिए गए हैं इनके बारे में देख लिया। और अगले दिन जो ब्रिटेन से लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।